आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 को हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा नोटबंदी करवाने के बाद एक बयान आया था कि अगर 50 दिन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो आप मुझे जिस चौराहे पर खड़ा करोगे मैं खड़ा होकर देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन आजकल ऐसा कोई बयान नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी अगर ऐसा कोई बयान आता है तो हाँ बिल्कुल एकदम सही सोच है आपकी। अभी अगर वैसा कोई बयान आता है तो ठीक वैसा ही होगा जैसा कि आप सोच रहे हो। हमारी सोच कितनी मिलती जुलती है नहीं। लेकिन अभी वैसा कोई बयान आने के बजाय आजकल तो सिर्फ आंसू बहाए जा रहे हैं। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। अब मेरे हिसाब से इस आंसू के दो वजह हो सकते हैं। या तो हमारे प्रधान सेवक को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, इन्हें यह एहसास हो चुका है कि इनके वजह से जनता की क्या हालत हुई है, या फिर इन्हें ऑस्कर लेने का शौक चढ़ गया है। क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि हमारे प्रधान सेवक सबके सामने सिसकारियां भरते हुए रोने लगे हों। एक एनडीटीवी के काफ़ी अच्छे पत्रकार हैं संकेत उपाध्याय। इनका कहना है कि अगर प्रधानमंत्री सिसकी भर रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये तो बहुत स्वाभाविक है। और अगर वो सिसकी भर रहे हैं, वो भावुक हो रहे हैं, तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। प्रधानमंत्री अकेले नहीं है जो रोए हैं या सिसकी भरी है, ये स्वाभाविक है, रोना स्वाभाविक। बिल्कुल सही बात है, इस हालात में सिसकारियां भरना तो बहुत स्वाभाविक है। लेकिन इसी हालात में क्या ये सब करना और करवाना भी बहुत स्वाभाविक था? और आपको पक्का यकीन है कि प्रधानमंत्री जनता की हालत के वजह से ही सिसकारी भर रहे हैं, या फिर असली वजह कुछ और ही है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये स्थिति बहुत नया है, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री को इस हालात के बारे में कुछ पता नहीं था। और सब कुछ पता होने के बावजूद इनका कारनामा तो पूरी तरह से जग जाहिर था। वैसे ये स्थिति तो बहुत नया नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जो हमारे प्रधानमंत्री के लिए काफ़ी नया है, काफ़ी नया, और वो है काम के बजाय इनके छवि बनाए रखने का जो मैनेजमेंट है उसका अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के द्वारा काफ़ी अच्छे से खुलासा करना। तो आपको पक्का यकीन है कि जो दिखाने का कोशिश किया गया ये सिसकी मुख्य रूप से उसी वजह से लिया जा रहा है। खैर, पिछले सप्ताह हमारे देश में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ के बारे में हम लोग हफ्ता 2 सीरीज़ के इस एपिसोड में बात करने वाले हैं। कुछ दिन पहले भारत सरकार के लगभग 300 अधिकारियों के बीच एक आधिकारिक वर्कशॉप के दौरान ये कहा गया कि सरकार के द्वारा किए गए पॉजिटिव कामों का बेहतर संचार होना चाहिए, यानी कि उसका अच्छी तरह से प्रचार प्रसार होना चाहिए। और इंटरनेशनल मीडिया में जो भारत को लेकर एक तरफा नैरेटिव फैलाया जा रहा है, ऐसा सरकार का मानना है कि इंटरनेशनल मीडिया में भारत को लेकर एक तरफा नैरेटिव फैलाया जा रहा है, तो उसे रोकने के लिए भारतीय दूतावासों को विदेश मंत्री के द्वारा निर्देश दिया गया। भारत को लेकर यानी कि प्रधानमंत्री के छवि को लेकर जो एक तरफा नैरेटिव फैलाया जा रहा है उसे रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और आरएसएस के द्वारा पूरे देश भर में पॉजिटिविटी फैलाने के लिए एक पहल शुरू किया गया, जिसमें भारत सरकार कोविड-19 को रोकने के लिए जो भी कर रही है, यानी कि जो कुछ भी कर रही है उसे बढ़ा चढ़ाकर पूरे देश भर में फैलाना और किसी भी तरह के आलोचना का प्रतिकार किया जाना है। गंगा में इधर उधर लाशें तैर रही हैं, लोग ऑक्सीजन की कमी से, आईसीयू बेड की कमी से मर रहे हैं, सप्ताह गृह में बॉडी जलाने के लिए जगह कम पड़ रही है, वैक्सीन ख़त्म होने की वजह से वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो रहा है, और सरकार को पॉजिटिविटी फैलानी है, वो भी आधे अधूरे सच पर आधारित। जो भी सवाल उठाए उस पर हमेशा से लगाया जाने वाला राष्ट्र विरोधी टैग लगता है अब पुराना हो चुका है, इसीलिए कुछ नया शुरू किया गया है। डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी, बी पॉजिटिव। अगर आप सवाल उठा रहे हैं या फिर अपनी आपबीती सुना रहे हैं, यानी कि आप निगेटिविटी फैला रहे हैं, तो आप देशद्रोही हैं। और इस पॉजिटिविटी को फैलाने में सबसे आगे आए हमारे पॉजिटिविटी अनलिमिटेड अल्ट्रा प्रो मैक्स 10x 100x 1000x जो भी एक्स द लीजेंडरी अमिश देवगन। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हम सब लोग भी अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग गए थे कि देखिए हम इंसान हैं, हम साइंटिस्ट हो गए, हम डॉक्टर हो गए, हमारे पास पैसे बहुत है, हमारे पास क्षमता बहुत है, विश्व की ताकतें झुक गई जब महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोला। ये मैं कहना चाहता हूं कि हमें भी रियलाइज करना पड़ेगा कि हम कहां कहां गलत हुए हैं जीवन के अंदर, ये सोचना पड़ेगा। ये इंसान पूछ रहा है या बता रहा है?
नहीं, अगर बता रहा है तो इसे अपना शो खुद ही देखना चाहिए, ताकि जो बोल रहा है उसे वो खुद भी समझ आ सके, और ज़्यादा नहीं तो बस थोड़ा बहुत ही कम से कम अपनी बातों पर अमल कर सके। वैसे इसके शो में आए एक व्यक्ति रियल इंसिडेंट के बारे में बता रहे थे, लेकिन इसे पॉजिटिव खबर सुनने की पड़ी है। एलएनजीपी के सामने मेरा एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाह जी, रहा हूँ बताइए। अमीश जी। मैं वहाँ एक मेडिसिन देने गए था। उस समय में मैं उस एक व्यक्ति 30 साल का था, एम्बुलेंस में वो सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, उसको एडमिशन नहीं मिला था। मैं उस आदमी से मैंने बताया, देखो मैं अभी मैक्सिमम 20-25 मिनट में मैं वापस आऊंगा। उनके लिए मैंने एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड भी कोऑर्डिनेट करके उनको अलर्ट करवा दिया। वापस आने के टाइम में मैंने वो एम्बुलेंस में गया, वो लड़का ने दम तोड़ चुका था। वो मैंने इतना मेरे को दुख हुआ, उसके लिए बेड अरेंज कर पाया। उनके घर में 2 लोग ऑलरेडी कोविड थे, अफेक्टेड थे, उनका मदर सीरियस था। उसके बीच में वो लड़का मर गया। वो बहुत दुखी हुआ मेरे को। ऐसे तमाम केसेस हुआ है। मैं लोगों बिल्कुल कहीं ना ये दुख की बात है। मैं पर आपसे जानना चाहता हूं कोई ऐसी पॉजिटिव स्टोरी जो इस समय लोग देख रहे हैं। ये बेचारे दिन रात पेशेंट के बीच रहकर उनकी मदद कर रहे हैं, और इसे स्टूडियो में बैठे बैठे कुछ पॉजिटिव जानना है, सिर्फ पॉजिटिव जानना है। ऐसा लग रहा है जैसे सब्जी में थोड़ी सी नमक की कमी है, वो मिल जाए बस इसे मजा ही आ जाएगा। लेकिन अब आपको क्या SOS कॉल्स आनी थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि क्या आपको लगता है पिछले 8-10 दिन में स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अभी थोड़ा टेस्टिंग वगैरह कम कर चुका है इन लोग ने, थोड़ा अभी कम हो गया शायद। चलो ईश्वर करे। और नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ 2 शब्द इस्तेमाल करूंगा, इलाज करवाओ। पिछले सप्ताह हमारे देश के सबसे महान साइंटिस्ट का एक बार फिर से गौमूत्र और गोबर को लेकर एक बयान आया। देशी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे फेफड़ों का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र अर्क लेती हूँ। आपको विश्वास नहीं हो रहा है? अरे यही तो हैं हमारे स्वास्थ्य जगत के सबसे महान साइंटिस्ट। बाद बाकी सारे डॉक्टर्स तो बस मजाक कर रहे हैं, और इनके वजह से पूरी दुनिया भर में भारत का मजाक बन रहा है। और ये इतने बड़े साइंटिस्ट हैं कि इन्होंने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया गौमूत्र से। गाय को सहलाने से ब्लड प्रेशर ठीक हो जा रहा है। अब तो बाबा रामदेव इनसे खतरा महसूस करने लगे हैं। बताइए इनसे बड़ा साइंटिस्ट कौन हो सकता है? अपन यहाँ से इनको ऐसे हाथ प्रतिदिन अगर घुमाते हैं तो बीपी हमारा कंट्रोल हो जाता है। पिछले सप्ताह प्रज्ञा ठाकुर भोपाल के एक हॉस्पिटल में कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटने गई, और वहाँ पर वो बयान देती हैं कि गौमूत्र कोविड-19 और फेफड़ों के संक्रमण से बचाता है, और कोरोना से बचने के लिए वो रोज़ दिन गौमूत्र पीती हैं। उनका ये भी मानना है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए गौमूत्र पीने के अलावा और किसी भी दवा को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूं फिर? जॉब ये फालतू बातें क्यों बता रहे? प्रज्ञा ठाकुर का कहना है कि गौमूत्र एक जीवन रक्षक औषधि की तरह है, लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर ऐसा है तो फिर ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्यों बांट रही थी? इन्हें तो टैंकर में गौमूत्र भर के बांटना चाहिए, और फिर देखना चाहिए कि जिन्होंने इन्हें वोट देकर MP बनाया है वो इस प्रसाद को किस तरह से ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते भी हैं या खुद ही इन्हें जनता वाला प्रसाद देने लग जाते हैं। ऑक्सीजन की कमी को लेकर प्रज्ञा ठाकुर का कहना है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी और पीपल का पेड़ लगाना चाहिए, ताकि ऑक्सीजन क्राइसिस को ख़त्म किया जा सके। मैं समझ रहा हूँ इस बयान को सुनकर आपको नाक बंद करके गला घोटकर मर जाने का मन कर रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारे देश के परम ज्ञानी वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया बयान है तो फिर मानना तो पड़ेगा ही। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि जब गौमूत्र और गोबर प्रज्ञा ठाकुर पर बहुत ज़्यादा काम करने लगता है तब ये हॉस्पिटल भागने लगती हैं। जब भी कोर्ट से बुलावा आता है तब इनका BP बढ़ जाता है। मेरे हिसाब से जब कोर्ट से बुलावा आए तब इन्हें गाय पर हाथ सहलाते हुए गाय के साथ साथ ही इन्हें कोर्ट ले जाना चाहिए, ताकि जब सुनवाई ख़त्म हो तब इनका BP कंट्रोल करने के लिए गाय के ऊपर हाथ फैलाया जा सके। वैसे भोपाल में जिन लोगों ने भी इन्हें वोट देकर अपने सांसद के रूप में चुना है, जिस वजह से हमारे देश को इतनी बड़ी वैज्ञानिक मिली, इसके लिए उन सभी लोगों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की जानी चाहिए। आखिरकार हमारे स्वास्थ्य जगत में पहली बार इतनी महान वैज्ञानिक पैदा हुई हैं, और इनके जैसा अखंड वैज्ञानिक होना किसी और के लिए संभव ही नहीं है। पिछले सप्ताह 18 मई को संबित पात्रा एक ट्वीट के साथ कुछ डॉक्यूमेंट का फोटो शेयर करते हुए ये दावा करते हैं कि कोविड-19 महामारी का फ़ायदा उठाते हुए कांग्रेस पार्टी कुछ टूल किट के जरिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छवि खराब करने की कोशिश कर रही है, उन्हें बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है। जिसके बाद फिर से हमेशा की तरह दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ ट्विटर पर राजनीतिक युद्ध शुरू कर देते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। बीजेपी के हिसाब से अभी पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अभी सच्चाई दिखाई जा रही है, और इस महामारी के दौरान छवि बचाने के लिए बात बात पर राजनीति शुरू हो जा रहा है। जब छवि बचाने के लिए
विदेश मंत्री के द्वारा भारतीय दूतावासों को निर्देश दिया जा रहा है, तो इससे बड़ा क्या ही हो सकता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि आखिर ये लोग छवि बचाना किससे चाहते हैं। अगर हम एक कैटेगरी के लोगों को छोड़ दें, आपको पता है मैं किस कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर उस कैटेगरी को छोड़ दें तो ये लोग किसे इतना अंधा समझ रहे हैं जिसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर किसे इतना बेवकूफ़ समझ रहे हैं जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। इस डॉक्यूमेंट के फोटो को बीजेपी के प्रवक्ता और सरकार के कई मंत्रियों के द्वारा इसे कांग्रेस का टूलकिट बताते हुए काफ़ी शेयर किया गया, ठीक उसी तरह जैसे द डेली गार्जियन और ऑस्ट्रेलिया टुडे का आर्टिकल जनता को हद तरीके से बेवकूफ़ समझते हुए शेयर किया जा रहा था, और इसके बाद ये सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हुआ। लेकिन शुरुआत से ही कांग्रेस का कहना था कि इस डॉक्यूमेंट से उनका कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी खुद इस फर्जी डॉक्यूमेंट को तैयार कर अफवाह फैलाने की कोशिश कर रही है और देश दुनिया में नरेंद्र मोदी का जो छवि खराब हो रहा है उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराना चाह रही है। और कांग्रेस के द्वारा संबित पात्रा और सरकार के कई अलग अलग मंत्रियों पर केस दर्ज कराने का भी बात कहा गया। इस डॉक्यूमेंट के फोटो के साथ किए गए सभी ट्वीट्स पर ट्विटर के द्वारा मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया गया, यानी कि उन सभी ट्वीट्स को ट्विटर के द्वारा भ्रामक बताया गया, जिसके बाद ये राजनीति और भी नौटंकी में बदल जाता है। खैर, इसे राजनीति कहना ही गलत होगा क्योंकि ये पहले से ही सिर्फ नौटंकी चल रहा था। पिछले कई दिनों से यूपी बिहार के कई अलग अलग शहरों में गंगा नदी के किनारे बहुत सारी लाशें तैरती दिख रही हैं और लहर की वजह से वो सतह पर भी आ रही हैं। कुत्ते और कौवे उन्हें नोच रहे हैं और अंतिम संस्कार तक उन्हें नसीब नहीं हो पा रही है। सैकड़ों लाशें नदी के किनारे ज़मीन में दफन किया जा रहा है। रेतीले हवा की वजह से वो भी बाहर दिखने लग रहे हैं। पिछले सप्ताह दैनिक भास्कर की तरफ से एक रिपोर्ट पेश किया गया जो कि उत्तर प्रदेश के गंगा तट पर स्थित 27 जिलों में इनके 30 रिपोर्टर्स के द्वारा इस मुद्दे पर रिपोर्टिंग किया गया। और इस रिपोर्ट से पता चलता है कि 1140 किलोमीटर के दायरे में 2000 से भी ज़्यादा लाशें दफन की गई हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कैंपेन शुरू करके ये कहा जा रहा है कि WHO ने उनके कामकाज की तारीफ़ की है। ये सब के अलावा पिछले सप्ताह की कई सारी खबर है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। वैसे महत्वपूर्ण खबर जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा कोविड-19 के किसी वेरिएंट को सिंगापुर वेरिएंट का नाम देना, जिसके बाद काफ़ी डिप्लोमेटिक विवाद होने लगा। इसके अलावा कुछ ही दिन पहले ICMR के द्वारा जो कोविड-19 के इलाज का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसमें से प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया गया है और कोविड-19 के दवाई के लिस्ट में से रेमडेसिविर को भी WHO की तरफ से हटा दिया गया है। तो ऐसी और भी कई सारी महत्वपूर्ण खबर है और ये सब के बारे में हम लोग ब्लैक फंगस वाले वीडियो में काफ़ी अच्छे से बात करेंगे। तो हफ्ता 2 सीरीज़ के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। व्हाट्स द चेंज।